है खिदमत इंसानियत के बारे में हमारे साथ मौजूद है राहीला हसन जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकंडली ये काफ़ी यंग सोशल वर्कर हैं आप। बिल्कुल। तो ये कब स्टार्ट हुआ? ये आज से 2 साल पहले स्टार्ट लिया मैंने। और देखें, पहली तरबियत तो आपको घर से मिलती है ना। मैंने अपने बाबा को, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, मैंने उनको बाबा को देखा था। वो अपने जब भी फॉरेन कंट्री होते थे, जब वो इधर आते थे पाकिस्तान में, तो जो चीज़ें वो घर के लिए इस्तेमाल करनी और जो राशन वगैरह घर के लिए लेना, एज इट इज शॉपिंग बैग उन्होंने 2-3 बनवाने होते थे, जो अपनी सिस्टर को, मतलब फूफी जान और ताया अबू की फैमिली को देना और मोहल्ले में 2-3 घरों को देना। तो वहीं से ही आपके अंदर ये चीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है। मैंने वही सब कुछ देखा। उसके बाद फिर वही सब कुछ मुझे अपने हस्बैंड में भी दिखाई दिया कि वो भी हेल्पिंग हैंड से उनके भी, और एज इट इज़ वो भी सबकी हेल्प करते थे। फिर मुझे लगा कि मुझे इस काम को आगे रन करना है, तो फिर बढ़ता चला गया सिस्टम। मतलब कि जीन्स में आपके है कि आपने खिदमत करनी है, और दूसरों का एहसास जब आपके जहन में आ जाता है ना, तो फिर आप वजह ढूंढते हैं कैसे किसी के लिए हेल्प की जाए। तो स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम पेश आई? प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि मैरिड लाइफ तो थोड़ी बिजी भी थी, तो इस काम के लिए टाइम निकालना। फिर उसके बाद मेरी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू थी। आफ्टर मैरिज मैंने स्टडी स्टार्ट की, इंटर किया, ग्रेजुएशन की, और अब इंशाल्लाह CSS में एडमिशन भी लेना है। तो वो टफ़ था मेरे लिए। और फिर आपको पता है कि फैमिली कुछ ऐसा होता है कि फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन कुछ मोटिवेटेड भी थे, और जो मोटिवेटेड थे मैंने उन्हीं को कैच किया और फिर सिस्टम आगे चलता चला गया। क्योंकि ये सब चीज़ें साथ ही होती हैं, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं ना, वो आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता होता है। जी बिल्कुल। आपको पता होता है कि इनको हमने गलत साबित करके मजीद आगे जाना है। तो राहीला मुझे बताएंगी कि मैनेज कैसे करती हैं आजकल की जो मुआशी सूरत हाल है, उसको देखा जाए, कोई फंडिंग है या अपनी ओन पर? अभी कोई फंडिंग नहीं है, अभी अपनी ओन पर। मैं खुद भी जो है वो जॉब करती हूँ अभी, और मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, वही सब कुछ सिस्टम चला रहे होते हैं। मेरे 2 देवर हैं, 2 भाई हैं कतर होते हैं, 2 देवर दुबई होते हैं, वो भी सिस्टम को रन करें। अभी कोई फंडिंग नहीं है। तो इसको किस तरह से सब चीज़ों को लेकर चल रही हैं? कैसे आप जो बच्चे हैं उनकी हेल्प आउट करती हैं? ऐसा है कि मैंने एक जो मेरे आसपास घर थे ना, मैंने उनको फोकस किया पहले। कि मेरे हस्बैंड ने ना फर्स्ट डे मुझे ये बताया था कि आपने ना खाना इतना एक्स्ट्रा बनाना है, आपने मिनिमम खाना नहीं बनाना, एक्स्ट्रा बनाना है, कि आपने देखना है सामने कोई भूखा ना रहे, साथ को फ्रिज में कोई कुछ भी सेव करके नहीं रखना। मेरे जो है वो स्टार्ट डे से मुझे ये जो है वो तरबियत मिलना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर बच्चों को तलाश किया। देखें, इन जो मेरे पास बच्चे हैं ना 20, उनमें यतीम बच्चे भी हैं, डेस्टिट्यूट बच्चे भी हैं, पुअर भी हैं, जो तालीम को बिल्कुल भी जो है वो उनके अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर। उनके पेरेंट्स को, उनकी मदर्स जो हैं, जो यतीम बच्चे, उनकी मदर्स को मैंने मोटिवेट किया, उनको अपनी तरफ खींच के लाई और बच्चों का वो हाथ पकड़ा जो उनको ज़रूरत थी। देखिए, ऐसे बेशुमार बच्चे हमारे मुल्क में हैं जो कीमती सरमाया और टैलेंट है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट आपको ज़रूर मिलेगा, बस उनको एक पावरफुल हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। अगर वो आप बन जाए, मैं बन जाऊँ, आम इंसान ही हम उनको आगे लेके आ सकते हैं। मैं समझती हूँ माशरा हमारा इसी तरह तरक्की कर सकता है अगर एक आम इंसान उन बच्चों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं, उनके लिए स्टैंड ले। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत अच्छी बात की है। सबसे पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपने इर्द गिर्द अगर अपने पड़ोसियों का ख्याल रख लिया है, तो मुझे लगता है कि आपने काम की शुरुआत है ना जो बेहतरीन तरीके से कर दी है। हम आजकल के दौर में जिसमें रह रहे हैं, हम इंतज़ार करते हैं जहाँ पे हमारे नंबर्स बन रहे हो ना, जहाँ पे लग रहा हो कि इसने हेल्प किया, हम वहाँ से शुरू करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। सेकंड, जो आपने बात की ना, मैं उससे आपसे 110% अग्री करती हूँ कि हमारा जो एक मोटिव बन जाता है ना, हमारा ये बन जाता है कि हमने इसको पैसे देने हैं, इनको खाना खिलाना है। ये नहीं सोचते हम इनको हुनरमंद कैसे बना सकते हैं कि इनको हमारी भी ज़रूरत ना पड़े। बस इतना हो जाए कि थोड़ी देर के लिए सपोर्ट चाहिए होती है, वो हम उनको दे सके, बाकी तो अल्लाह है वो उनके लिए बेहतर कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी रिसेंटली ना मैं एक रोड पे से गुजर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो एक बच्चा ना सामने खड़ा हुआ, उसके हाथ में कुछ एक चीज़ें थी, तो उसने ना मुझे कहा कि आप ये बैलून्स ले लें, या 2-3 और टॉयज़ थे, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी जो आंखों में वो ख्वाहिश, वो तमन्ना देखी कि इसको पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसको ना एक्स्ट्रा करके पैसे दिए। उसने कहा आप इतने नहीं बनते। मैंने कहा बेटा आप मुझे गलत बता रहे हो, आपको नहीं पता, मुझे पता इतने बनते हैं इसके पैसे। फिर वो बाद में बहुत रहे, वो कहता मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं देखती हूँ कि हाँ, आम इंसान मुझ जैसा बेशुमार दुनिया है, उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती। अगर हम सब मिलकर इसके ऊपर फोकस करें तो ये गुर्बत का खात्मा हो सकता है।
देखिए इंसान को जो गुर्बत है ना, इंसान को जुर्म करने पर मजबूर करती है। मैं समझती हूँ इंसानी बका के लिए गुर्बत का खात्मा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इस तरह से पॉवर्टी रेट जो देखिए पाकिस्तान में, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, बेअफराद रोजगार है, वो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर हम बाकायदा इसकी स्टडी करें, क्रिमिनोलॉजी होती है उसमें बाकायदा स्टडी की जाती है, रिसर्च उसकी कि जुर्म करने की वजह क्या बने, जो भी मुजरिम है उनकी बैकग्राउंड क्या है, किसकी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये गुर्बत जो है ना पाकिस्तान में एक बड़ा रीज़न ज़रूर है जुराइम के हवाले से। तो मुझे बताइए कि आगे क्या प्लान है आपको लगता है कि मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर आप लैक ज़रूर करेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया ना कि मैंने 3 बच्चों से शुरू किया था और मैंने अपने घर से स्टार्ट लिया था, उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चले गए, फिर मुझे जाहिर है वो एक जगह की ज़रूरत पड़ी और फिर मैंने वो रेंट पर लिया। 2 कमरों का एक मकान है, तो उसमें रेंट भी मैं खुद ही पे आउट कर रही होती हूँ। और फिर बच्चों को जो बुक्स की ज़रूरत होती है, जाहिर है बच्चों की एक ज़रूरत नहीं है, अगर आप उनको पढ़ाई की तरफ लेकर आए, उनको बुक्स की ज़रूरत है, उनको बैग्स चाहिए, फिर बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशत। अगर आपको बच्चे, मैं समझती हूँ जब वो मुझसे कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में उनके लिए एक माँ है, मैं एक माँ और एक बाप, उन दोनों का रोल प्ले करी उनकी लाइफ में, और मुझे उस चीज़ की खुशी होती है। मैं अपने 24 घंटे में 16 घंटे इन्हीं के लिए अपनी स्टडी को, और जो 2-3 घंटे मज़ीद बचते हैं, मैं बहुत मिनिमम टाइम के लिए अपनी जो है वो नींद पूरी करती हूँ, बाकी टाइम मैं इन्हीं सोशल वर्क में लगाती हूँ। और आप देखें कि ये बच्चे 20 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इनके साथ सर्वाइव कर रही हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है अभी सिस्टम। लेकिन मुझे ज़रूरत अभी फंडिंग की है। मैं चाहती हूँ कि हुकूमत हमारी हेल्प करे और हमें एक इदारा लेकर दे जिसमें इन बच्चों की तालीम। आप देखें कि जो प्राइवेट इदारे हैं ना, अगर हमारा तालीमी निज़ाम बराबर हो जाता है ना, यानी तालीम अमीर के लिए भी वही है जो गरीब के लिए भी हो, तो ये जो हमारे मुल्क के जो हालात बिगड़े हुए हैं या जो ख़राब चल रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। आप देखें कि प्राइवेट स्कूल्स में कैम्ब्रिज कोर्स लगा हुआ है, ऑक्सफोर्ड कोर्स लगा हुआ है, बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाते। हमें इंग्लिश सीखने के लिए एक प्रॉपर्ली किसी इदारे में जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आम स्कूलों में, नॉर्मल स्कूलों में यही सब कुछ इजीली पढ़ाया जाए तो हमारे कभी भी इस तरह से, मैं उनको नहीं कहती कि उनके बिज़नेस ख़राब हो जाए, नहीं ये बात नहीं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये आम स्कूलों में ये पढ़ाई ज़रूर देनी चाहिए ताकि बच्चा आगे बढ़े और हमारे मुल्क का जो है वो मुस्तकबिल संवरने की तरफ। अब आप देखें जापान हमारे जो है वो बड़ी अच्छी तरक्की कर रहा है, लिटरली वहाँ पे बेस्ट स्कूलिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त है। क्या वहाँ पे सिस्टम के लिए स्टैंड लिया गया? अगर यही स्टैंड यहाँ इन बच्चों के लिए जिनको हम समझते हैं कि नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। देखें एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आप इसी चीज़ से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों में टैलेंट है। कहते हैं कि करीब का बच्चा नहीं पढ़ता, मैं कहती हूँ उसको अगर वसाइल फराहम किए जाए ना तो वो आपको एक डॉक्टर, एक पायलट, बहुत अच्छा इंजीनियर बन के कल मैं एक बात सुन रही थी, वो बात कुछ इस तरह से थी कि इनमें एक बहुत बड़ी दौलत है, और ये अगर बात आपने पूछती है ना, आप प्राइवेट स्कूल्स वालों से पूछें, बिल्कुल ऐसा, कितनी बड़ी दौलत है, ये बिजनेस बने हुए हैं आज, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझती हूँ कि ये इदारे अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर थोड़ी मिनिमम फीसिस में, अब आप देखिए मेरे पास जितने बच्चे हैं ना उसमें सब यतीम नहीं हैं और बेशुमार यतीम हैं, बेसहारा हैं, बच्चे गरीब हैं जिनके फादर जो हैं वो मिनिमम सैलरी पर हैं और वो बच्चों की फीसिस ही नहीं। आप देखें कि स्कूल में अगर हम एडमिशन के लिए जाते हैं ना तो वो 10,000 तो इजीली वो आपका एडमिशन मांग लेंगे, फिर बुक्स का अलग एक्सपेंसिव और इसके अलावा फीसिस, फिर वो सालाना फंडिंग जो होती है। मतलब कि आपको बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, वो आप बच्चे को पैसों के साथ एक इदारे में भेज रहे हैं और वहाँ से वो बहुत कम सीख बिल्कुल इस तरह से है। मैं देखती हूँ कि पढ़ाई से ज्यादा ना डिफरेंट कलर डे है, आज आपने ये लेकर जाना है, एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो गई हैं जो आपको फिजिकली एक्टिव नहीं रख रही हैं। ये सिर्फ डिफरेंट, मुझे लगता है कि सिर्फ धोखेबाजी और इस तरह डेली बेस को बच्चों को न्यू ड्रेसेस चाहिए होते हैं, आज इस कलर को मनाना है, आज इस कलर के ड्रेस चाहिए, आज इस कलर को सेलिब्रेट करना है, आज इस कलर का, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ खर्चे, पढ़ाई दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा मुझे बताएं कि एक टाइम इस तरह से था कि एनजीओज़ वगैरह ये बहुत अपने अरूज पर एक तरह से रह चुकी हैं, बहुत सारे इदारे जो थे उनके ट्रस्टेड नेम भी हैं, वो उनको बड़े अच्छे तरीके से केटर कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद एनजीओज़ जो है ना उनका नाम थोड़ा सा दूसरे तरीके में जाना शुरू हो गया, लोगों का रिलाय जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो गया कि इसको बड़े इस तरह से वाक़यात भी सामने आए होंगे। लेकिन आपके पास अभी 20 बच्चे हैं जिनको आप लेकर चल रही हैं, तो आपको लगता है कि अब आप जिस तरह से उन सब निकल कर आई हैं
काफ़ी अरसे के बाद अभी भी बहुत सारे लोग इसको चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। आपने बाकी को भी स्टडी किया होगा, लेकिन डिफरेंशिएट आपको कहाँ मिल रहा है कि बाकी इदारे जो हैं अपना काम ईमानदारी से उस तरह से कर रहे हैं जैसे कि हक बनता है, या हर कोई सिर्फ फंडिंग के लिए बैठा हुआ है कि हमें कहीं से फंडिंग आती रहे, आधा हम खुद रखें, उसमें से 20% बच्चों पे लगा दें, क्योंकि बिजनेस एनजीओज भी बन गई हुई हैं, बहुत बिजनेस बन गई हैं। देखिए ट्रस्ट यहीं से तो हमारा जो है वो ख़राब होता है, लोगों का हम पर ट्रस्ट ख़राब होता है। एनजीओज को बिजनेस की शक्ल दे दी गई है, बच्चों का हक तो ख़त्म हो गया। बच्चों पे अगर वो जो फंडिंग आ रही है वो लगाई जाए तो क्या हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ये जो ट्रस्ट है ना, ये बाकी एनजीओज चंद एक है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, होता है कि वो आपका जो है वो ट्रस्ट ही नहीं बनने देती। अभी मैंने आपको बताया ना कि 2 साल से मैं कर रही हूँ, मैंने अभी तक जो है फ़ंड की बात भी नहीं की किसी से। मैं सिस्टम को अभी खुद ही रन कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब जाहिर सी बात है फंडिंग की ज़रूरत है। बच्चों की बढ़ती क्लासेस, बच्चों इतना ही नहीं कि मैं तालीम पे फोकस कर रही हूँ, उन बच्चों को खाने पीने के अलावा उनके कपड़ों को भी मैं देखती होती हूँ कि कोई बच्चा गंदे मैले कपड़े नहीं पहन रहा। मैं उठती हूँ ना तो मेरा सबसे पहला ये ख्याल होता है कि मैं उन बच्चों से पूछूं क्या उन्होंने नाश्ता किया। जब तक मैं उन बच्चों से मिल नहीं लेती तब तक मेरा दिन नहीं गुजरता। अभी भी मैं मिलकर आई हूँ उन बच्चों से, और इवनिंग में 7 बजे उनके घरों पे मैं सब कुछ पहुँचाती हूँ, सामान सब कुछ, मतलब कि सारा दिन के लिए जो मॉर्निंग में उन्होंने उठ के ब्रेकफास्ट करना है या लंच करना है, तो वो उनका मेंटेनेंस मुझे करनी पड़ती है। तो आप खुद देखें कि एक जाहिर है मैं एक आम इंसान ही हूँ आपकी तरह, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मुझे सुन रहे हैं, हुकूमत सुन रही है, मेरी यही अपील है कि इन बच्चों की तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि मेरे एरिया में, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, वो बहुत ही निचले तबके का एरिया है। उधर गवर्नमेंट स्कूल्स भी करीब नहीं हैं, और जो प्राइवेट हैं वो हाई स्टैंडर्ड पे हैं कि उधर जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। बच्चे मेरे साथ जो है वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमें भी स्कूल में एरिया में रहती हैं? सदर से आगे के एरिया में रहती हूँ, गोसिया कॉलोनी लगती है। ओके, ठीक है, वो आप सबको पता है, मैंने इतना नाम ले दिया तो वो पता चल गया कि वो किस टाइप का ना एरिया, बहुत ही मतलब के गरीब लोग, सारे रेंटेड पर्सन हैं और मुश्किल से गुजर बसर करने वाले। एक वक्त खाने को है, एक वक्त खाने को नहीं है। राहिला, अगर हम देखे जाए ना, हर इलाके में, हर कॉलोनी में एक गली, एक तबका इस तरह से ज़रूर मौजूद है जिनके पास कोई भी सहूलियात मुयसर नहीं है। वो भी किराए के घरों में रह रहे हैं, दिहाड़ीदार हैं, एक वक्त की खा रहे हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं है कि वहाँ पे मिलेगी नहीं, क्योंकि मुआशी हाल इस तरह से हो गया हुआ है। अगर हम उस तबके पे वो सब चीज़ें नज़र आ रही है ना, उस गली का हमें पता चल गया, हमें पता चल गया कि फ़लाँ तबका ऐसे, कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं बिल्कुल जिनका गुसर बसर नहीं हो रहा, लेकिन देखने से लगेगा शायद सब कुछ पूरा हो रहा है। तो सारे मुआशी हालात कुछ इस तरह से ही चल रहे हैं अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल देखें। ऑलमोस्ट हाँ जी, तो सर्वाइवल पीरियड कुछ इस तरह से है। हम सोचते हैं हमेशा कि हम अपने लिए कुछ बचा कर रख लें, अपनी औलाद के लिए रख लें, दूसरों का हम सोच नहीं रहे। तो ये अगर देखा जाए सिर्फ इंसानियत ही कर सकते हैं, बाकी सब तबके का हर गली घर में हाल कुछ इस तरह से ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि मैं नए कपड़े नहीं बनाती, बहुत कम की निस्बत मैं नए कपड़े नहीं बनाती, मैं पुराने को प्रेफर करती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर ईद वाले दिन जो बच्चे मुझसे मिलने के लिए आएंगे, क्या वो मेरे जो नए कपड़े हैं वो देख के ये नहीं सोचेंगे कि आप ही ने पहने हुए हैं, हमारे पास नहीं है। मैं ये सोचती हूँ, अभी लास्ट टाइम मैं जो है रमज़ान में मैंने हर बच्चे को बाकायदा तौर पे उनकी मदर के साथ उनको नए कपड़े प्रोवाइड किए ताकि वो पहन कर आएँ और मुझे खुशी हो। लिटरली आप ट्रस्ट में, जब वो मेरे पास आए हैं ना बच्चे, तो मैं इतनी खुश थी उन बच्चों को देख के कि आप हिसाब नहीं लगा सकती। जब आप कोई चीज़ दिल से कह रहे होते हैं ना, फिर आपको खुशी होती है। देखिए हमारे मुल्क में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मतलब के स्टेबल हैं लेकिन सुकून नहीं है। मैं कहती हूँ लोग सुकून तलाश करने निकलते हैं। आप आसपास देखें, आप ऐसे लोगों की मदद करें, खुदारा बेहिस ना बने, आप ऐसे लोगों की मदद करें, आपको खुद घर बैठे हुए सुकून मिल जाएगा और बहुत अच्छा सुकून मिलेगा और अच्छी सुकून की नींद भी आती है। बिल्कुल इस तरह से मैंने कभी भी नहीं देखा जिसने किसी के लिए आसानियाँ की हों, उसके लिए कभी मुश्किलें अल्लाह ताला ने क्रिएट की हों। बिल्कुल ऐसे आप आसानियाँ तकसीम करें, आपकी मुश्किलें जो हैं वो खुद सिमटती चली जाएंगी। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा राहिला, आगे क्या प्लान है आपका? अभी बच्चे 20 हैं, आगे 50, 100, अब इंशाल्लाह तादाद बढ़ती जाएगी और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप इस तरह से खुश दिली से, जिस तरह से आप अब भी ज़ीलियस के साथ इसको कर आगे लेकर चल रही हैं, आगे क्या प्लान है? आगे की ऐसे प्लान है कि इंशाल्लाह मुझे जो है फ्यूचर में CSS करना है, लेकिन CSS के साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो मेरा सरमाया ये बच्चे हैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बच्चे हैं और मैं ये सोचूंगी मेरा यही होगा कि मेरी जो सैलरी है, जो मेरी इनकम है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों पर लगाऊँ और इन बच्चों की तादाद को, ये जो बढ़ती तादाद है, इसको रुकने ना दूँ, इसको सिस्टम को चला के रखूँ और इनको आगे तक लेके जाऊँ और इनकी जितनी ज़रूरियात का मैं ख्याल कर सकती हूँ वो करूँ और इनको मतलब कि अच्छे स्कूल में
एक इदारा मिल जाए, अच्छा स्कूल में एडमिशन हो जाए, इनकी तालीम कंटिन्यू रहे, इसी तरीके से बच्चे डेडिकेशंस के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और कामयाब इंसान बन जाएं। अच्छा, ये चीज़ आपके जीन्स में एक तरह से आगे से शोहर भी उस तरह से मिले आपको, बिल्कुल। जो दूसरों का एहसास करते हैं, उस तरह से वो चीज़ें आप में भी मौजूद हैं। लेकिन जैसे कि हमें सबको मुआशी हाल एक तरह से पता है, तो रहीला आप देखती हैं जब से आपके पास ये बच्चे आना शुरू हुए हैं, रिस्क में बरकत होना शुरू हुई है? मैं समझती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आती कि रिस्क कहाँ से रहा है मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं कहती हूँ मेरे घर के साथ जितने घर हैं ना, मैं उनका बड़ा ख्याल रखती हूँ और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। जब मेरा रिज़्क बढ़ता है ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। बिल्कुल, ये मेरा कोई किरदार नहीं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। आप मेहनत करते हैं, कामयाब आपको अल्लाह ताला कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ पता नहीं किस बच्चे की दुआ है जो मुझे लगी हुई है, किस मदर की दुआ है जो मुझे लगी हुई है, और सिस्टम को अल्लाह पाक चला रहे हैं। तो अब आगे आप देखती जाएं जैसे कि अब चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जैसे अखराजात हैं वो बच्चों के बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं उस तरह से मैनेज होता जाता है। तो अगर फंडिंग किसी टाइम पर जाकर ना आई तो इस काम को छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और लास्ट भी यही है। मेरे पास ये कीमती सरमाया बच्चे, मैं इनको ज़ाया नहीं करूँगी। अगर फंडिंग नहीं आती, नो इशू। जो मेरे हस्बैंड की इनकम है, मेरी इनकम है, या 2-3 जो हमारे साथ, मैंने आपको बताया मेरे देवर हैं, मेरे भाई हैं, जो सिस्टम डोनर चल रहा है ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। और ये जो जगह मैंने रेंटेड ली हुई है, ये सिस्टम इसी तरीके से मैंने इसको बढ़ा के रखना है। और मेरी कोशिश होगी मेरी जितनी एफर्ट इस पे लग सके, जितनी स्ट्रगल मैं इसके लिए कर सकूं, मैं करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें कामयाबी करेंगे आपको। जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारे रिश्तेदार या फैमिली में इस तरह से जिन्होंने डिमोटिवेट करने की कोशिश की थी कि क्या काम कर रही हो। अब क्या कहते हैं आप? हम हमेशा से कहते हैं औलाद को पालना, किसी एक इंसान को भी पालना बहुत बड़ी बात है। हम तो नहीं करते हैं, लेकिन ये सोच कोई नहीं रखता। तो अब वो लोग क्या कहते हैं? 20 माशाल्लाह से आप कर रही हैं। अब जो लोग कहते थे ना कि आप अकेली नहीं सरवाइव कर सकती, ये सिस्टम चल नहीं सकता, ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों का काम है, आप कहाँ जो है वो इस सिस्टम को रन कर सकते हैं। अब वही लोग जो है वो रिश्तेदारियाँ निकालते हैं कि ये हमारी फलां लगती है, और मतलब कि अब वो जो है वो खुश भी हैं, लेकिन वो इंटरनली तो जाहिर है आपको पता है कि कोई भी जो है वो इजीली फील नहीं करता। जेलसी तो हर सिस्टम में चलती है साथ साथ। तो लेकिन ये है कि फेस पे कोई नहीं आता, जिसने कहना था वो पहले कह लिया, अब कोई कुछ नहीं कहता। ये हमने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे भी यही था कि मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि जब आप कामयाब नहीं होते ना, जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है, तो कोई आपको नहीं कहेगा ये फलां मेरा रिश्तेदार है। जब अच्छा टाइम जा रहा होता है ना, तो कहते हैं बहुत दूर का मेरा करीबी रिश्तेदार है। तो ये चीजें जो है ये बड़ी आप यकीन करें, मुझे वहाँ से फ़ोन आ रहे होते हैं जो कभी मैंने यतीमी देखी है, मुझे इस चीज़ से बहुत कुछ सबक मिला। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो जो ज़ाहिर है क्राइसिस आना स्टार्ट हो गए थे। मेरे वालिद साहब जो थे वो कैंसर पेशेंट थे, जो भी इनकम था उन पे लग चुका था। और फिर जब उनकी डेथ के बाद ये फुप्पी, ताया, अबू, ये जितने भी रिलेशंस हैं, मैं इनको बुरा नहीं कहती, लेकिन जाहिर है आपका वक्त बुरा होता है, इंसान बुरे नहीं होते। तो वो वक्त बुरा था, सबके चेहरे सामने आ गए, लेकिन अब वही वक्त है कि वो मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि आप ठीक हैं। तो जाहिर सी बात है मेरी मसरूफियत कुछ इस तरह से है कि मेरा टाइम ही नहीं मिलता मुझे फ़ोन अटेंड करने का। मैं बच्चों के साथ ही ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कितना अर्सा हुआ वालिद साहब की डेथ को? मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन मैं 4th क्लास में थी जब उनकी डेथ हो। बहुत अरसा हो गया। और ये एक तरह से यतीमी देखी आपने, मेरे वालिद साहब की क्राइसिस भी देखे, यतीमी भी देखी। अच्छा वक्त जब वालिद साहब के जिंदा थे तो बादशाही वाली ज़िंदगी गुजारी, और उसके बाद भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। मतलब 2 भाई थे माशाल्लाह, लेकिन यह है कि कॉम्प्लिकेशन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, आपको अप्स एंड डाउन तो देखने पड़ते हैं। बिल्कुल इस तरह से मेरे वालिद साहब की डेथ को तकरीबन अभी 2 साल होने को आए हैं, लेकिन वो 2 साल का इस तरह से टाइम लग रहा है जैसे पता नहीं कितना अरसा हो गया। और वो अब फील होता है कि वाकई जब सर पे नहीं होते तो क्या महसूस होता है। तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। लेकिन जब लड़कियाँ इस तरह से सामने आती हैं ना, एक सपोर्ट के बगैर या एक उस चीज़ के बगैर, और आगे से पार्टनर उस तरह से मिल जाए जो आपकी ख्वाहिश को, आपकी काविशों को सराह रहा होता है, आपके साथ स्टैंड कर रहा होता है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपको सामने से कोई क्या कह रहा है, पीछे से कोई क्या कह रहा है। ऐसा ही है। अब इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबको कह देती हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे बारे में अगर बुरा कहता है ना, तो उसको कह लेने दे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल इस तरह से है। ये बहुत अच्छा काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, आपसे जो हो सकता है आप दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि आप जब किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए आसानियाँ करते हैं, आपके लिए कभी मुश्किलात नहीं आती हैं।